हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम लोग एक अगले क्लास लेकर के आए हैं और आपका क्लास हम लेके आए हैं 10th क्लास कक्षा 10 जो आपका है अध्याय 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काव्यखंड में बद्री नारायण चौधरी का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद बद्री नारायण जो कविता लिखे हैं प्रेमखंड स्वदेशी यानी कि स्वयं देश के बारे में लिखे हैं बाबू, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और देख करके बताइएगा कि क्या त्रुटि है, क्या कमियां हैं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और एक भी स्किप करके न भागिएगा, इसलिए कि आपको आ रहा है इम्तिहान, एग्ज़ाम है जो है बाबू आपका करीब है और इसको लेकर के हम आप लोग के लिए तैयारी करवा रहे हैं वीडियो पर। तो चलते हैं अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू मेरा पढ़ाने का अंदाज है जो कवि हैं उनका परिचय पढ़ा देते हैं, क्योंकि इस कवि परिचय से बाबू आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और कविता से जो कवि रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर का रहता है। उसमें है जो आपका अर्थ बताने के लिए रहता है। आपको कोई भी कविता से आपको 2 पंक्ति या 2 कविता का लाइन दे देगा और उसका बताएगा कि इसका अर्थ बताइए और शीर्षक का नाम भी बता दीजिए और कविता कहाँ से किस है, इसके कवि के इस कविता के कवि कौन है, ये सब बताने के लिए रहता है। तो वो बस 2 से 4 नंबर के लिए आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको हिंदी कविता में अगर आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको कवि परिचय से देखने को मिलेगा और उसमें आपको गद्य खंड में है तो गद्य खंड में भी इसी तरह से रहता है बाबू। गद्य खंड में जो लेखक होते हैं उनका जो परिचय रहता है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलेंगे हम लोग एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बेहतर वॉच करके देखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू आज अध्याय 4 बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड का सबसे ज्यादा पूरा नाम बाबू है तो प्रेमखंड का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी ये प्रेमखंड शॉर्टकट में भी आप लोग बोल सकते हैं। आगे देखें बाबू कि प्रेमखंड ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। मतलब प्रेमखंड जो है बाबू वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, या ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है कि प्रेमखंड कैसे कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। आगे चलेंगे कि इनका जन्म हुआ प्रेमखंड का 1855 ईस्वी में। भारतेंदु ये जो प्रेमखंड है इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ बाबू। कहाँ, जन्म स्थान के बारे में अगर पूछे आपसे एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बताइएगा कि इनका जन्म स्थान मिर्जापुर में हुआ। और मिर्जापुर कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश में है। आगे चलेंगे, निधन के बारे में बताएं कि निधन कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में प्रेमखंड का निधन हो गया बाबू। 1922 ईस्वी में प्रेमखंड का निधन हुआ। 1855 में ये जन्म लिए और 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनका तो प्रेमखंड का। आगे देखेंगे, इम्पोर्टेंट है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा कि प्रेमखंड भारतेंदु युग के कवि हैं। कैसे कवि है, तो भारतेंदु युग। आगे चलेंगे कि ये काव्य और जीवन में अपना आदर्श भारतेंदु युग को मानते थे। भारतेंदु युग को मानते थे। हर इंसान है बाबू अपना जीवन में या अपना पढ़ाई लिखाई के दरमियान है जो अपने जीवन में किसी न किसी को आदर्श मानता है। चाहे कोई व्यक्ति या कोई छात्र हो जो अपना गुरु को अपना आदर्श मानता है, कोई है जो अपने माँ बाप को अपना आदर्श मानता है, कोई व्यक्ति है जो अपने भगवान को आदर्श मानता है। तो हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है। इसलिए ये जो बद्री नारायण चौधरी हैं वो अपना आदर्श अपने जीवन में भी और अपने काव्य यानी कि कविता में भी अपना आदर्श मानते हैं। तो भारतेंदु युग को मानते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। आगे 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। ये बाबू बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा गया है बाबू कि बताइए प्रेमखंड जी रसिक समाज की स्थापना कब किए, तो 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना किए। 1874 ईस्वी में प्रेमखंड ने किस समाज की स्थापना की, तो रसिक समाज की स्थापना की। आगे चलेंगे बाबू, अगला है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी प्रेमखंड का है बाबू मासिक पत्रिका।
इसमें आप थोड़ा सा आप लोग है जो कंफ्यूज मत होइएगा। आनंद कादम्बिनी जो है वो एक मासिक पत्रिका है प्रेमघन जी का। अगर मासिक पत्रिका के बारे में आ जाए कि बताइए आनंद कादम्बिनी प्रेमघन का क्या है, मासिक पत्रिका है। साप्ताहिक पत्रिका कौन है बाबू, तो नागरी निरत के नाम से है जो वो साप्ताहिक पत्रिका है। नागरी निरत, यहाँ देखिए आप लोग, नागरी निरत ये साप्ताहिक पत्रिका है। तो बताइएगा कि प्रेमघन जी के बारे में आ जाए कि आनंद कादम्बिनी ये प्रेमघन का क्या है, तो मासिक पत्रिका है। नागरी निरत प्रेमघन जी का क्या है, तो साप्ताहिक पत्रिका है। ये दोनों पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। आगे चलेंगे, एक इम्पोर्टेंट है बाबू, ये आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। आगे इनकी रचनाएं, अब इनकी रचना कौन कौन सी इन्होंने रचना की है बाबू प्रेमघन, तो प्रेमघन इनमें रचनाएं है आपका प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन सर्वस्व ये रचना किए हैं बाबू, और इसी नाम से एक कविता स्वदेशी कविता जो है आपका संकलित भी है, लिया भी गया है। तो इनकी रचनाएं क्या है बाबू, प्रेमघन सर्वस्व, याद रखिएगा। प्रेमघन सर्वस्व जो कविता है वो स्वदेशी कविता से संकलित है। आगे ये साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि बताइए प्रेमघन जो है वो कहाँ के अधिवेशन है, कहाँ के पद के अधिवेशन है, तो बताइएगा कि प्रेमघन जी है जो वो कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे, कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे। आगे ये साहित्य सम्मेलन ये तो हो गया। आगे चलेंगे कि ये नाटककार भी हैं बाबू, निबंधकार भी हैं, कवि भी हैं और समीक्षक भी हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है बाबू कि बताइए प्रेमघन जी क्या क्या हैं, तो नाटककार भी हैं, उसके बाद है आपका है निबंधकार भी हैं, निबंधकार के बाद में भी कवि भी हैं, मतलब कविता भी लिखते हैं, और समीक्षक भी हैं। तो ये 4 चीज़ों का इनके अंदर महारत हासिल है बाबू। इनसे अधिक चीज़ों को भी हो सकता है, लेकिन आपकी किताब में दर्शाया गया 4 चीज़ों का। ये निबंधकार भी हैं, मतलब निबंध भी लिखते हैं, उसके बाद कवि भी हैं यानी कि काव्य भी लिखते हैं, नाटककार भी इनको कहा गया है, और इनको समीक्षक भी कहा गया है। और आगे चलते हैं, इनका प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि इनका जो प्रसिद्ध नाटक है वो भारत सौभाग्य है और प्रयाग रामागमन है। आपका नाटक के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है बाबू कि बताइए ये प्रेमघन जी का जो नाटक प्रसिद्ध नाटक है उस नाटक का 2 का नाम बताइए, या निम्नलिखित में बताइए कि नाटक प्रेमघन का नाटक कौन है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि प्रेमघन जी ने 2 प्रसिद्ध नाटक का है प्रेमघन जी का। पहला है आपका भारत सौभाग्य और दूसरा है आपका उसके बाद है प्रयाग रामागमन, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। आगे चलेंगे, इन्होंने जीर्ण जनपद नाम से काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया। इन्होंने बाबू एक कविता लिखा और जिस कविता को नाम दिया बाबू जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद। और इसमें ये है जो इस कविता में इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया, यानी कि गांव में जो बसने वाले लोग होते हैं उनका है जो बताया, चित्रण करना मतलब उनके बारे में बताया, ग्रामीण लोगों के बारे में, यानी कि गांव में जो बसने वाले लोग होते हैं उनके बारे में इन्होंने कविता के माध्यम से बताया। तो चलेंगे बाबू, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि जीर्ण जनपद में है जो इनके बारे में इन्होंने चित्रण किया बाबू, तो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी यानी कि ग्रामीण लोगों का चित्रण किया। और आगे चलेंगे, इधर हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने अधिकांशतः काव्य जो लिखा, अधिकांशतः जो कविता लिखे वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखे। प्रेमघन जी जो अधिकांशतः अपना कविता लिखे वो ब्रज भाषा में और है जो अवधी भाषा में लिखे, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में है जो बढ़िया तरीके से हम लोग हिंदी करके देखेंगे और समझेंगे कि इन्होंने ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में क्या हम लोगों को पास पहुंचाना चाहते हैं, या क्या हम लोगों पर है जो उपमा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपना कविता के माध्यम से। बहुत ही इनका अच्छा कविता है बाबू, स्वदेशी कविता, इस पे हम लोग चलेंगे आगे। तो ये साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किए, मतलब ये जो विरोध किए, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रेमघन जी जो हैं वो किस चीज का विरोध किए, तो साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का इन्होंने विरोध किया बाबू। तो भी पॉइंट याद रखेंगे। स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, ये इम्पोर्टेंट है बाबू, ये आपका ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि बताइए स्वदेशी है जो वो किस कविता से संकलित है, तो स्वदेशी जो
शीर्षक कविता है आपके बुक में वो आपका है प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। प्रेम घन सर्वस्व से, इसको याद रखने का ट्रिक यही बाबू कि प्रेम घन जी खुद ये अपने कवि का नाम है, यानी कि लेखक का नाम है, और इन्होंने जो कविता से संकलित किया उसका नाम भी दिया प्रेम घन सर्वस्व। प्रेम घन सर्वस्व। आगे देखेंगे कि इन्होंने भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, मतलब ये भारत में आकर के बाबू भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण किए, भिन्न भिन्न स्थानों पर जा करके घूमे और इन्होंने सारे स्थान को घूम करके है इन्होंने अपने कविता में है जो बखान किया, कविता में है जो बताया। तो चलेंगे बाबू, यही आपका है जो कवि परिचय था जो कि आपको मैंने बता दिया। और इस ऑब्जेक्टिव में आप बढ़िया से अगर देख लीजिएगा, एक भी आपका एग्जामिनेशन हॉल में है जो एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में हमारे अंदाज से एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा बाबू तो बोलिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया वो बेकार गया। तो चलेंगे अब दूसरे बार में हम लोग पढ़ेंगे प्रेम घन जी का जो कविता है स्वदेशी। प्रेम घन जी का जो कविता है स्वदेशी, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वदेशी, स्वदेशी कविता है जो उसके बारे में हम लोग बाबू हिंदी करके समझेंगे। यह है मेरे पास, ये बिहार बोर्ड का किताब बाबू, और ये बिहार बोर्ड का आपके पास भी किताब होना चाहिए। बिहार बोर्ड का किताब में हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी करेंगे इसको। स्वदेशी कविता जो है इसको हिंदी करेंगे। तो स्व मतलब स्वयं होता है बाबू, देश मतलब स्वयं देश के बारे में इन्होंने लिखा है अपनी कविता में जो कि ब्रज भाषा। और अभी हम लोग पढ़ें कि इन्होंने अपने कविता में अधिकांशतः जो कविता लिखा वो ब्रज भाषा लिखे और क्या तो अवधी भाषा इन्होंने अपने कविताओं में लिखा है। लेकिन हम लोग हिंदी में समझेंगे, क्या करेंगे हिंदी में समझेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के बाबू तो ज़्यादातर हम लोग को हिंदी समझ में आता है, तो हम लोग हिंदी में समझेंगे। और आपका है जो एग्ज़ाम हॉल में है 100 नंबर का हिंदी क्वेश्चन भी आता है इसी से बाबू, इससे नहीं बल्कि आपके हिंदी बुक से भी आएगा और उसके बाद भी ग्रामर से भी आएगा, वर्णिका बुक से भी आएगा। तो ये सब मिला करके आपको 100 नंबर के आता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी। स्व मतलब स्वयं, देशी मतलब स्वयं देश के बारे में। कहते हैं सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखार भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। पहले पंक्ति में कवि प्रेम घन कहते हैं कि सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखार। कहते हैं जितने भी विदेशी वस्तु हैं ना, चाहे तो उसमें रीत को मतलब गति मतलब लगा स्वभाव और रति मतलब लगाव और रीत मतलब होता है बाबू पद्धति। कहते हैं कि जितने भी भारत में वस्तु हैं उसमें जितने में लगाव है, स्वभाव है, पद्धति है, वो सब है जो विदेशी, सब है जो विदेशी हो गया बाबू। स्वदेशी कविता में कवि कहते हैं प्रेम घन कि जितने भी हमारे देश में वस्तु हैं वो सब में है जो विदेशी चीज़ों का भरा हुआ है, विदेश चीज भरा हुआ है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कहते हैं कि अब भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता है, अब भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता है, बल्कि सब है जो विदेशी हो गया है। चाहे तो वो आपका मोबाइल हो गया बाबू, मोबाइल के बाद है जो स्मार्ट बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड के बाद है जो आपको और वस्तुएं हो गए जैसे आपका कपड़ा वगैरह हो गया। तो ये सब में है जो कवि को है जो भारत में भारतीय वस्तु नहीं दिखता है, बल्कि है जो क्या दिखता है तो विदेशी वस्तुओं का भरमार दिखता है। उसी पे कहते हैं कि अब भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता है, बल्कि विदेशी चीज़ों का है जो आगमन हो गया है। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधव के हैं ये क्रिश्चियन। ये बहुत ही अच्छा पंक्ति यहाँ पर हम लोगों को इससे कुछ समझ लेना चाहिए बाबू। यहाँ पर मनोज भारतीय कहा गया है भारतीय मनुष्य को, या ये भी कह सकते हैं कि कोई मनुष्य व्यक्ति है, लड़का का नाम है, और भारतीय एक लड़की का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मनोज भारतीय यानी कि भारतीय मनुष्य या कोई लड़का या लड़की को हम देख करके नहीं पहचान सकते हैं कि वो मुसलमान है, हिंदू है या क्रिश्चियन है, यानी कि क्या है क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन है। मतलब भारत में है जो कोई मनुष्य व्यक्ति हो, लड़का हो या भारतीय लड़की हो, तो उसको हम देख के या आप देख करके नहीं पहचान सकते हैं कि चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है। अब हमें भी नहीं पहचान सकते हैं कि हम हिंदू भाई हैं या मुसलमान भाई हैं। तो ठीक उसी तरह से बाबू कवि को भी ऐसा लगता है कि अब भारत में
नहीं पता चल रहा है कि कौन हिंदू भाई है कौन मुसलमान है। पहले मुसलमान भाई क्या होता था बाबू, तो कुर्ता पहने हुए रहते थे और है जो अपने आप ऊपर उनका पहनावा ओढ़ावा था टोपी पहन के दाढ़ी रख के चलते थे। लेकिन अब वैसा भारत में नहीं देखने को मिलता है कभी को। उसके बाद है जो हिंदू भाई है जो धोती और कुर्ता पहनते हैं। क्रिश्चियन भाई का कुछ और अलग मतलब उनका पहनावा ओढ़ावा होता है। तो कहते हैं कि अब पहनावा ओढ़ावा वो सब नहीं रहा, बल्कि सब है जो विदेशी हो गया। और किसी व्यक्ति को हम देख करके नहीं पहचान सकते हैं कि वो भारतीय है कि कहीं और का है, या क्रिश्चियन है या मुसलमान है या हिंदू है। आगे चलेंगे। पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। कहते हैं कि शिक्षा प्रदेश की पढ़ी है, यानी कि अपने देश के छोड़कर दूसरे की शिक्षा पढ़ी है, और बुद्धि विदेशी पाए मतलब आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा विदेशी तो आपका बुद्धि कैसा होगा, विदेशी की तरह ही होगा। अरे भारतीय शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तब ना भारतीय है जो बुद्धि आपके दिलो दिमाग में है जो समाहित होगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए। कहते हैं कि प्रदेश की विद्या पढ़े हुए, शिक्षा ग्रहण करोगे प्रदेश की तो बुद्धि भी विदेशी हो जाएगा आपके पास। चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। कहते हैं कि अब भारत के जितने भी व्यक्ति हैं उनको है जो विदेशी चाल चलन बहुत ज़्यादा भाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि आप देखिएगा बाबू है कि भारत में है जो विदेशी चाल चलन को अपना लिए हैं। आप देखिएगा कि अपने वस्त्र भी पहनते हैं तो विदेशी वस्त्रों को धारण कर लिए हैं। आप देखिएगा दीपावली में है जो हम लोग है जो ज़्यादा चीज़ चाइना वस्तुओं का, या दीपावली क्या अन्य दिनों में भी हम चाइनीज वस्तुओं का है जो इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी तरह कहते हैं कि चाल चलन प्रदेश की है, भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा है जो भा गया है, या भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हो गया है तो पसंद आ गया है। तो इस पंक्ति में ही कहते हैं कि विद्या पढ़ी प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी कि प्रदेश की विद्या पढ़ेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा तो बुद्धि भी प्रदेश का होगा, विदेशी होगा। और चाल चलन प्रदेश की गई ने भाती भाई मतलब चाल चलन है जो विदेशी है जो और अच्छा लगता है। चाल चलन विदेशी जो है भारतीय लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है। एक कवि कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से, ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हो जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। कहते हैं कि ठटे विदेशी ठाट सब, और ठाट से है जो विदेशी बोलते हैं। भारतीय लोग जो हैं जो अब ठाट से कहते हैं हाउ आर यू, आप कौन हो, आई एम कमिंग सर, या इसी तरह से कहते हैं कि इसी तरह से और जितने भी वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ आर यू हो गया, उसके बाद है मे आई कमिंग सर। तो इसी तरह से जितने भी इंग्लिश वर्ड जो बोलते हैं तो उस पर कवि कहते हैं कि ठटे विदेशी ठाट सब, यानी कि ठाट वर्ड से हम लोग विदेशी इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलना कोई खराब नहीं है बाबू, लेकिन इंग्लिश पढ़ के बोल के है जो इंग्लिश अंग्रेजी बन जाना खराब है। बनियो देश विदेश, तो कहते हैं कि देश विदेश का हम लोग है जो बहुत ज़्यादा है जो प्रचलन कर लिया है। सपने हो जिनमें न कहूँ भारतीय लेस। कहते हैं कि सपने में भी, अब स्वप्न में भी है जो भारतीय होने का, आप स्वप्न में भी नहीं हम लोग यह करते हैं कि सपना में भी भारतीय बने या भारतीय हम कहलाएं। मतलब ये पूरी तरह से है स्वदेशी कविता में प्रेमचंद जी है भारतीय लोगों को बताते हैं कि हम लोग सपने में भी अब भारतीयता होने का है जो गर्व नहीं करते हैं। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी हो। कहते हैं कि जो हिंदू भाई है उनको हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हिंदू भाई भी सिर्फ हिंदू कहलाते हैं, और हिंदी वो भी अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि अंग्रेजी भाषण करते हैं, यानी कि अंग्रेजी बोलते भी हैं और अंग्रेजी का उपयोग भी करते हैं। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश में विपरीत। कहते हैं बाबू कि अंग्रेजी वाहन मतलब अपने गाड़ियों को भी अंग्रेजों के तरह इस्तेमाल करते हैं। हम लोग साइकिल पर नहीं चलेंगे, आज KTM है जो KTM क्या लेते हैं बाइक पे चलेंगे, तो ये अंग्रेजी वाहन है, अंग्रेजी चालक है।
वसन मतलब वस्त्र भी हम लोग पहनते हैं तो विदेशी लोग का पहनते हैं। अब हम लोग है जो भाई अगर लड़का में है तो बाबू कुर्ता पैजामा नहीं पहने हैं, बस हम लोग पहनेंगे जीन्स पैंट। तो ये वस्त्र भी पहनते हैं बाबू तो विदेशी पहनते हैं। वेश रीति और नीति मतलब अपना वेशभूषा, यानी कि हम लोग बाल भी कटाएंगे बाबू तो एकदम पूरा है जो एक तरह से कह सकते हैं कि विदेशियों की तरह कटाएंगे फैशन में। तो इस तरह से कहते हैं कि जितना भी रीति है और नीति है और चाल चलन जो है हम लोग आजकल कर रहे हैं वो सब विदेशी चीज़ों को देखकर, विदेश लोग को कर रहे हैं, विदेशियों को देख के कर रहे हैं। और कहते हैं अंग्रेजी रुचि गृह, कहते हैं कि अंग्रेजी रुचि भी है भारतीय लोगों में, अब अंग्रेजी रुचि भी आ गया है। हैप्पी बर्थडे मनाते हैं बाबू हम लोग, अंग्रेजी रुचि है। और मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ये भी अंग्रेजों ने बनाया है बाबू। तो कहते हैं कि अंग्रेजी रुचि, हमारे अंदर भी जो रुचि है, जो ख्वाहिश भी होती है वो अंग्रेजों की तरफ भी हो गई हमारे अंदर। गृह मतलब घर भी है, जो एक महल के तरफ देखना चाहते हैं कि मेरा एक महल बन जाए। अब टूटी फूटी है जो छोटा मकान में नहीं रहेंगे, या अगर हम जो मकान बना लिए तो उसको है जो प्लास्टर करके बढ़िया से है जो सजा धजा के एक महल में रहेंगे। शकल भी बनाते हैं, वो बिल्कुल हनी सिंह की तरह बाबू देखना चाहते हैं अपने आप को, सलमान खान की तरह देखना चाहते हैं। वस्तु देश विपरीत, कहते हैं कि वस्तु भी देखना चाहते हैं तो अपने देश के विपरीत, अपने देश के उल्टा देखना चाहते हैं। यानी कि मेरे देश के जो वस्तु हैं उसको देख करके हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारा देश को छोड़ करके दूसरे देश के वस्तुओं को भी हम देखना चाहते हैं, या विपरीत अपने देश को छोड़ के दूसरे देश को देखना चाहते हैं, उसी का उल्टा। तो यही बाबू बताए हैं अपने कविता में, कविता के माध्यम से कि अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी है जो गाड़ी का भी हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वस्त्र का भी इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आज के समय में। वेश रीति और नीति यानी कि वेशभूषा भी अब अपना लिए हैं, जो कैसा अपना लिए हैं तो अंग्रेजी या कह सकते हैं कि विदेशी। अंग्रेजी रुचि अब हमारे अंदर या आपके अंदर भी अब अंग्रेजी रुचि रह गया है, भारतीय रुचि नहीं रहा है। गृह मतलब घर भी अपना अंग्रेजी सोचते हैं कि अंग्रेज लोग जिस तरह से है जो फ्लैट बनाता है उस तरह से फ्लैट में रहें। उसके बाद शकल यानी कि बिल्कुल हनी सिंह की तरफ बना करके, या सलमान खान या लड़की लोग है जो ऐश्वर्या राय की तरफ बना करके चलना चाहती हैं। वस्तु देश विपरीत, कहते हैं कि वस्तु भी है जो अपने देश से विपरीत देखना चाहते हैं, उल्टा देखना चाहते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अबे सकुची लजात, बाबू इसमें कहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी। अब भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो व्यक्ति हैं वो हिंदुस्तानी नाम सुनने में भी क्या करते हैं बाबू, लजाते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात मतलब कोई आप बाहर गए हुए हैं, उदाहरण के तौर पे आपको कहा जाए क्या आप हिंदुस्तानी हैं, तो आप कहिएगा कि नहीं हिंदुस्तानी नहीं है, हम तो है जो कुछ और कहीं और देश से आए हैं। तो अब कहते हैं कि भारत के जो व्यक्ति हैं वो अब हिंदुस्तानी कहने से या होने में भी लजाते हैं या शर्माते हैं। आगे भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, और भारत की जितनी भी वस्तुएं हैं बाबू वो सब वस्तुओं से घिनाते हैं कि हाँ ये भारतीय वस्तु है, नहीं ये भारतीय वस्तु नहीं है। तो भारतीय जितनी भी वस्तुएं हैं बाबू वो सब वस्तुओं को देख करके है जो भारत के लोग ही क्या करते हैं, घिनाते हैं। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, कहते हैं कि देश नगर बानक बनो। देश जो है ना बाबू, देश जो हमारा देश है, हमारा देश नगर जो है, नगर हो गया वो सब बान वेशभूषा जितना भी है वो सब में अंग्रेजी है। देश में हो गया, देश में भी देखिए आप देख लीजिए, सारे लोगों को भी देख लीजिए, आप वस्तु में भी देख सकते हैं, घर में भी देख सकते हैं, यानी कि सारे चीज़ों में आप देश में देखिए, नगर में देखिए, ये सब है जो वेशभूषा जो है ना और चाल चलन जो है वो सब में क्या है, नगर में भी चाल चलन कैसा है तो अंग्रेजी चाल चलन है। कहने का मतलब है जो हम लोग अंग्रेज़ों का चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, चाहे तो वो वस्तु हो या हमारा चलने का है जो स्टाइल हो, या हमारे खाने पीने का स्टाइल हो, या हमारे पढ़ने का स्टाइल हो, सब है जो अंग्रेजों का चाल चलन हम अपने अंदर अपना लिए हैं। वही कवि कहते हैं भारतीयता सब वस्तु, और कहते हैं हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, कहते हैं कि अब हाट में भी बाबू है जो क्या कैसा माल भरा हुआ है, कैसा सामान भरा हुआ है तो वो अंग्रेजी सामान भरा हुआ है। कैसा सामान भरा हुआ बाबू, वो अंग्रेजी सामान भरा हुआ। अब हाट में भी भारतीय वस्तु या भारतीय सामान नहीं दिखाई पड़ता है। जहाँ भी हाट में आप लोग देखिए जाइए
तो चाइना का माल दिखेगा, अंग्रेज़ी माल दिखेगा, अंग्रेज़ी सामान दिखेगा, विदेशी वस्तुएं ज़्यादातर भरा हुआ रहेगा। अभी जा कर के देखिए आप, उनको भी ज़्यादातर भरा रहेगा, तो वो हमारे देश का नहीं बल्कि विदेश से ज़्यादातर निर्यात होता है। तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि अब हाट में भी है जो विदेशी वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हाट में भी अब देश की वस्तुओं का या देश का सामान, देश का माल है जो नहीं मिलता है। जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती धीती ढाली, देश प्रबंध करेंगे ये वह कैसी खाम ख्याली। कहते हैं कि जिनसे ढीली धोती ढीला ढाला धोती, तो ढीला ढाला धोती नहीं संभाल सकता है। यहाँ पर उपमा दिया गया है बाबू आपको, किसके बारे में उपमा दिया गया है? तो यहाँ पर उपमा दिया गया है आपको नेताओं के बारे में। कवि प्रेमचंद जी उपमा दिए हैं कि जिनसे ढीली ढाली धोती अगर नहीं संभल रहा है, वो देश को क्या संभाल पाएंगे। इसलिए अब देश को है को युवाओं को देश चलाने का एक मौका देना चाहिए। अभी तो देख लीजिए बाबू, अभी तो नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो वो भी है जो अपना मतलब है जो पहले के जो देश चलाने वाले लोग थे, वो बिल्कुल है जो धोती वगैरह पहनते थे। लेकिन अब तो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी जो है वो क्या है पहने हुए, तो बिल्कुल है जो सूट बूट में रहते हैं। तो कहते हैं कि जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वह कैसे खाम ख्याली। कहते हैं कि जिनसे ढीला ढाला धोती नहीं संभल सकता है, उसको है जो वो क्या है जो हमारा भारत का संविधान या भारत का है जो क्या है जो हमारा संविधान को संभाल पाएगा या क्या है देश को संभाल पाएगा। इसलिए जिससे धोती नहीं संभाल रहा है उसे देश संभालने का कोई अधिकार न दिया जाए, बल्कि है जो अब युवाओं को एक मौका दिया जाए कि वो भी देश को संभाल सकें। आगे दास वृत्ति की चाह चाहूं दिसी चारों बरन बढ़ा ले, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाले। कहते हैं कि अब बड़े लोगों में कैसा चाल चलन हो गया है बाबू, तो अब बड़े लोगों में चाल चलन हो गया है आपको एक नौकर रखने का। अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो गए भगवान के देन से, अल्लाह ईश्वर के देन से, तो वो अपने घर में अब एक नौकर रखते हैं, और वो भी चाल चलन हो गया। नौकर रखने का चाल चलन ज्यादा हो गया बाबू कि अपने घर में आप अच्छा पैसा अच्छा रकम आ रहा है आपके पास और एक नौकर नहीं रखे हैं, तो पड़ोसी वाले लोग ताना देते हैं। तो उस तरह से अब चाल चलन क्या हो गया है, दास रखने का, नौकर रखने का। तो कहते हैं कि अब दास रखने का, नौकर रखने का बहुत ज्यादा चाल चलन बढ़ गया है भारतीय लोगों में। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाले। सबसे लास्ट पंक्ति में कहते हैं स्वदेशी कविता के लास्ट पंक्ति में कि वही व्यक्ति जो आपके घर में नौकर बन जाता है या दास बन के रहता है, वही व्यक्ति आपको इतना झूठी प्रशंसा कर देता है, इतना झूठी है जो बड़ाई कर देता है, इतना झूठी पुल बांध देता है, झूठी तारीफ कर देता है कि आपको बाबू है जो झूठी प्रशंसा करते करते आपको है जो ले मारता है, यानी कि आपको मूर्ख बना देता है। डफाली मतलब डफली बजाने वाले को या बाजा बजाने वाले को क्या कहते हैं, डफाली। तो आपको वो मूर्ख बना के छोड़ देता है। तो इसलिए झूठी तारीफ भी बिल्कुल हानिकारक होता है बाबू, ये झूठी तारीफ को भी रोकना चाहिए। तो यही पूरा कविता में, स्वदेशी कविता में है जो कवि कहना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें ये समझ में आता है बाबू, हमें ये तात्पर्य मिलता है कि हम हैं भारतीय और हमारी भारतीय संस्कृति जो है बिल्कुल हर देश से है जो बेहतर है बाबू। हमारी भारतीय संस्कृति को है जो कायम रखना चाहिए, और इसी कविता के माध्यम से है जो बताना चाहते हैं कवि कि अब सारे लोग हैं जो अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी चाल चलन का ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं। अब भारतीय होने पर भी अब गर्व नहीं करते हैं कि भारतीय हम हैं, बल्कि भारतीय होने पर भी अब व्यक्ति क्या कहते हैं, घिनाते हैं, या अपने है जो सपना में भी अब भारतीय होने के लिए नहीं सोचते हैं। इसलिए हमें भारत की वस्तुओं को है जो सुरक्षा करना चाहिए, और भारतीय होने का हमें गर्व है बाबू, इसलिए आपको भी गर्व होना चाहिए। और इस कविता से हमें यही तात्पर्य मिलता है कि हम पे है एक कविता के माध्यम से कवि है जो भारतीय होने पर है जो टिप्पणी करते हैं। तो ये बिल्कुल कविता बाबू आपका स्वदेशी कविता से संकलित था। स्वदेशी कविता जो है वो प्रेमचंद स्वर से संकलित था। आपको कविता कैसा लगा, इसका हिंदी एक्सप्रेशन कैसा लगा, आप लोग देखें और कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दें। आज के लिए इतना ही।